फ्रेंड्स, मैं ब्रिज स्वागत करता हूं आप सभी का संविधान को जाने के इस दूसरी कड़ी में। आज हमारा विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्य विधायिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोग वो जानते हैं कि किस आधार पे सरकार अपने नीतियों को बनाएगी, अर्थात सरकार जब नीति बना रही होगी तो वो किन लक्ष्य को अपने पास रखेगी और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह से उन्हें अपनी नीतियां बनानी है, प्रिंसिपल्स बनाने हैं, उसके बारे में चर्चा करती है। जैसे संविधान के भाग 4 में जब हम अनुच्छेद 36 से 51 तक जाते हैं तो यहाँ हमें कुछ चीज जानने को मिलते हैं, जैसे कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, भारत में काम करने वालों के लिए एक मानवोचित व्यवस्था दी जाए, प्रसूति सहायता वगैरह दी जाए, जो लोग सक्षम नहीं है उन्हें भी कानूनी सहायता मुफ्त दी जाए, दुधारू पशुओं की रक्षा हो, वातावरण स्वस्थ रहे, कृषि के ऊपर ध्यान दिया जाए, राज्य का जो स्मारक वगैरह है, राष्ट्रीय स्मारक, उनकी रक्षा की जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति में हमारा योगदान हो। अर्थात कुल मिला के हम कर सकते हैं कि भारत जो स्टेट होगा, भारत जो राज्य होगा, वो एक कल्याणकारी, अपने नागरिकों को एक उचित सुविधा देने वाला, अपने संस्कृति के प्रति रिस्पेक्ट जताने वाला और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने वाला होगा। इसके लिए भारत को अगर भारत को पूरे अपने राज्य क्षेत्र में एक बराबर सामान्य कानून संहिता लानी होगी। इसका भी वर्णन है, संभवतः इसीलिए अभी बहुत ज्यादा चर्चे में भी है ये, तो ये हम लोगों को थोड़ा डिटेल्स में एग्जामिनर्स की दृष्टि से देख लेना चाहिए। आर्टिकल 44 इस बात की व्याख्या करती है कि पूरे भारत में एक समान न्याय व्यवस्था हो। तो क्या अभी भारत में एक समान न्याय व्यवस्था नहीं है? जी नहीं, अभी भारत में एक समान न्याय व्यवस्था नहीं है। परिस्थिति और कुछ लगाव को देखते हुए कानून के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं और इससे समस्याएं आती है। अगर आप लैंड का ही देखें तो वेस्ट बंगाल में अलग रूल्स है, हमारे यहाँ अलग रूल्स है। देन अगर आप विवाह वाले देखें तो हिंदू लोग के लिए अलग कानून है, मुस्लिम्स लोग के लिए अलग कानून है। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान अभी एक समरूप नहीं हुआ है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ये डायरेक्शन दिया गया है कि अगर एक समान हो तभी हम इन हमारे जो आदर्श राज्य की हम कल्पना करते हैं वहां हम पहुंच पाए। तो इसको लेकर के ये चर्चे में है। खैर, ये तो बात थी परीक्षा की दृष्टि से। इस सीरीज में हमारा पूरा फोकस है कि जो आम व्यक्ति भी है, जो संविधान को नहीं समझते, वो भी संविधान को समझ पाए। बस इसकी यही कोशिश है। नेक्स्ट जो सीरीज में स्टार्ट करूंगा फ्रेंड्स, वो होगा संविधान के सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड नैरेट करना और उस पर चर्चा करना, उसको एक्सप्लेन करना, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। संभवतः यह हमारा जो प्रयास है, ये संभवतः पहली बार YouTube पे ऐसा होगा कि गीता, बाइबल या रामायण की तरह जैसे लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं, वहां से श्लोक्स उठा करके, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से उठा करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आने वाला जो कड़ी होगा वो बेहद इंटरेस्टिंग होगा, न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि वो लोग भी जो लोग इस सीरीज के जरिए जान पा रहे हैं संविधान को, उन्हें भी वहां से संविधान के एक एक अनुच्छेद के जरिए जानने में मजा भी आएगा और आसानी भी होगी। आज के टॉपिक पे आते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और ये एक आदर्श रूप का चर्चा करता है। इस आदर्श रूप में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन की भी चर्चा करती है। अर्थात हमारे यहाँ शक्तियों को जितना हो सके उतना विकेंद्रीकरण करने की नीति अपनाई गई है। जैसे केवल केंद्र तक नहीं रहे, केवल राज्य तक नहीं रहे, राज्य में भी केवल जिला तक सीमित नहीं रहे, इसे और तोड़ करके ग्राम तक पहुंचाया गया, एक एक लोगों तक शासन को विकेंद्रीकृत कर दिया गया। अब चूंकि पीपीएससी के एग्जाम सामने हैं और यहाँ से हम लोग अगर राज्य विधायिका के बारे में जाने तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से भी, और आप लोग को भी जानना ही चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में या आने वाले कुछ दिनों में अपकमिंग बहुत सारे राज्य में राज्य विधायिका के चुनाव होने वाले हैं, तो या निम्न स्तर के उपचुनाव वगैरह होने वाले हैं। इसमें आपकी परख, आपकी समझ डेफिनेटली आपके वोट पे भी एक अच्छा प्रभाव डालेगी।
राज्य विधायिका की जब बात की जाती है तो ठीक केंद्र की तरह, जैसे केंद्र सरकार में है वैसे ही हमारे यहाँ भी राज्य में भी दो अलग अलग सदन की व्यवस्था की गई है। हालांकि सारे राज्य उसको नहीं मानते हैं, नहीं लेना चाहते, कुछ राज्य रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि केंद्र में हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति होते हैं, फिर उसके नीचे सदन के दो हिस्से हैं, वहां लोग बैठते हैं और चर्चा की जाती है। वहां जो बैठते हैं वो लोग विधि को बनाते हैं अर्थात विधायिका होते हैं, कुछ लोग उस कानून को पालन कराते हैं अर्थात कार्यपालिका होते हैं, और कुछ इस बात को निरीक्षण करते रहते हैं कि जो हमारा आदर्श स्वरूप है वो हम कर पा रहे या नहीं, अर्थात न्यायपालिका होती है। अब ठीक इसी को राज्य में देखा जाए तो जैसे वहां राष्ट्रपति होते हैं वैसे हमारे यहाँ राज्यपाल होते हैं। वहां दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होती है, यहाँ पे दो सदन विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। और विधानसभा और विधान परिषद दोनों किसी राज्य में होंगी ही, इसकी ये कोई आवश्यक नहीं है। जहां तक कि हमारे यहाँ ज्यादातर राज्य केवल विधानसभा को रखा हुआ है। विधानसभा मीन्स निचला सदन। विधान परिषद की व्यवस्था बहुत कम राज्यों में है, जैसे कि बिहार विधानसभा को रखा हुआ है। अभी बात आती है कि अगर विधान परिषद की जरूरत है तो क्यों है, और कुछ लोग नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं। एक्चुअली विधान परिषद आप कह सकते हैं कि बस इसका काम एक शब्दों में यही है कि ये आपको विधानसभा के द्वारा लिए गए निर्णयों का एक परीक्षण मात्र करेगा, एक समीक्षा करेगा कि क्या ये निर्णय एप्लीकेबल होना चाहिए। इसके अलावा विधान परिषद को कुछ विशेष शक्ति नहीं दी गई है। हाँ, एक और शक्ति है कि मिनिमम चाहे तो किसी मामले को 4 महीने के लिए रोक सकता है, लेकिन उसके बाद वो मामला अपने आप पारित हो जाती है। तो विधान परिषद का कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, बजाय इसके कि ये चीजों को दोबारा निरीक्षण करता है। तो यदि कहीं विधानसभा से फॉल्ट हो गई हो, गलती हो गई हो, तो उस पर विधानसभा का नजर जाए। कुछ राज्य विधान परिषद नहीं रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये फिर अलग से समय या आर्थिक रूप से खर्च करके और हमें बस केवल रिव्यू मिलेगा, इससे ज्यादा तो इसमें कुछ पावर है नहीं, तो इसको रख के कोई फायदा उन्हें नजर नहीं आता, तो उन लोगों ने इसे नहीं रखा, उन राष्ट्रों ने इसे नहीं रखा। अब बात है कि जैसे काफी राष्ट्रों में नहीं, काफी राज्य में नहीं है, अगर वो रखना चाहे तो कैसे रखेंगे। तो इसके लिए है कि वो अपने विधानसभा में इसको पारित करेंगे, और जब वहां से ये पूर्णतः पारित हो जाएगी तब ये चली जाएगी संसद में। फिर संसद डिसाइड करेगी कि इस राज्य को विधान परिषद देनी है या नहीं देनी है, इस पर वोटिंग होगी। अगर वहां भी पारित हो जाती है तो राज्य को विधान परिषद मिल जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल विधान परिषद की मांग कर रही है, तो जो प्रोसेस है वो इसी प्रोसेस से होकर के जाना पड़ता है। अब आते हैं राज्य के विधायिका में। विधानसभा, विधान परिषद दोनों जगह लोग बैठते हैं और राज्य के लिए जो सही हो ऐसी नीति का निर्माण करते हैं। ये जो विधायिका होते हैं इनका इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष रूप से, और ये चुन करके आते हैं। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं, जिसमें जो जीता हुआ पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं। और फिर मुख्यमंत्री से ही सिफारिश लेकर, मुख्यमंत्री के ही कहने अनुसार राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री सभी को शपथ दिलाते हैं और उन्हें वो सीट ग्रहण कराते हैं राज्य की विधायिका में। राज्य की विधायिका को ठीक ढंग से चलाने के लिए विधानसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और विधान परिषद में भी सभापति होते हैं। विधानसभा में अब जब सारे लोग बैठ गए, इलेक्शन हो गए हैं, तो ऐसे में कुछ रूल्स लाए जाते हैं, कुछ नियम लाए जाते हैं। इन नियमों को जो रूलिंग पार्टी होती है वो रखती है। इसके बाद उस नियम के ऊपर चर्चा होता है, बहस होता है, वोटिंग होता है, और फिर अगर वो वोट में पारित हो गया तो राज्यपाल के पास आ जाता है। वहां जब राज्यपाल इसको साइन कर देते हैं तो उनके सिग्नेचर के बाद अब ये बन जाता है उस राज्य का कानून। राज्य के लिए जो कानून वगैरह बनाने हो सामान्यतः राज्य का ही विधानसभा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अभी बिहार में नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी दो, और इसके लिए वो एक बिल बनाना चाहते हैं। तो वो इसको ड्राफ्ट करेंगे, लिखने के बाद विधानसभा में इसका पाठन होगा, अर्थात तो उसे विधानसभा में पढ़ के सुनाएंगे। विधानसभा में अगर लोगों को इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ अपनी बातें रखनी है, तो बाकी लोग
इंक्लूडिंग विपक्ष, विपक्ष भी सभी लोग मिलकर के इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जरूरत हुई तो इसको चेंज वगैरह किया जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद इसको वोटिंग के लिए रखा जाएगा। जब ये विधानसभा में वोटिंग से पारित हो गई तो इसे राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो इसके बाद ये विधान परिषद के पास भेजा जाएगा, जहां विधान परिषद चाहे तो इन्फॉर्म कर सकती है कि आप इस पार्ट को करेक्ट कर लें, चाहे तो वो स्वीकार कर सकती है, चाहे तो वो अस्वीकार कर सकती है। लेकिन अस्वीकार करने की परिस्थिति में भी 4 महीने तक ही वो अपने पास रख सकती है। फर्स्ट टाइम 3 महीने के लिए, सेकेंड टाइम 1 महीने के लिए, और फिर वो रूल्स एक्ट में बदल जाता है अर्थात अधिनियम में बदल जाता है। तो इस तरह से विधायिका अपनी विधि बनाती है। उन विधियों को, वो जो नियम बन गए, उन नियम को लागू कराने के लिए भी राज्य सरकार व्यवस्था करती है। उन नियमों को लागू कराने के लिए हमारे यहाँ राज्य में कार्यपालिका का गठन होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत ही, कार्यपालिका को ही सपोर्ट करने के लिए स्टेट लेवल पे पीसीएस की एग्जाम्स होती है, जैसे हमारे यहाँ बीपीएससी होती है। ये लोग कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। अब आती है कि कार्यपालिका का मेन और प्रमुख कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, कार्यपालिका का प्रमुख मेन, या यूं कहे कि अगर कोई कार्य एक शब्द में बोला जाए तो वो कार्य है विधायिका द्वारा लाए गए नियमों का पालन करवाना। कार्यपालिका उन नियमों को लोगों के द्वारा पालन कराने के लिए उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का यह काम होता है। न्यायपालिका, बिहार में भी न्यायपालिका है। हर राज्य में अपना अपना न्यायपालिका होता है। ये न्यायपालिका की जो सर्वोच्च सीढ़ी होती है वो होती है हाई कोर्ट, अर्थात उच्च न्यायालय, जैसे बिहार में पटना उच्च न्यायालय है। फिर उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय वगैरह आते हैं। अब बात आती है इनके निर्वाचन को लेकर। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का इलेक्शन हुआ तो इसको कौन कंडक्ट करेगी? विधानसभा का जो इलेक्शन होता है इसको राज्य निर्वाचन आयोग कंडक्ट करती है। ऐसा नहीं है, यहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री तक अर्थात राज्य विधानसभा के भी इलेक्शन केंद्रीय चुनाव आयोग करती है। राज्य चुनाव आयोग केवल निम्न स्तर के इलेक्शंस कराती है, जैसे कि पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पे ये सब जो इलेक्शंस होते हैं ये कराते हैं। जैसे कि ये इलेक्शन, अभी जैसे हमारे यहाँ प्रचार प्रसार चल रही है, ये सब इलेक्शंस जो है छोटे स्तर के, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। लेकिन जो बड़े, जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्तर के होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त ही करते हैं। देन फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री लोगों का हो क्या अब अगला प्रश्न आता है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो क्या मुझे किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है? इनिशियली नहीं, लेकिन आपको बाद में उसको ग्रहण करना पड़ता है। प्रारंभ में आप बिना किसी सदन के सदस्य बने भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इवन अगर ऐसी कुछ रेयर परिस्थिति है जहाँ पे कोई उत्तराधिकारी नहीं है या कोई पार्टी पूर्णतः जीत करके नहीं आई, तो राज्यपाल अपने स्तर से चुन लेते हैं मुख्यमंत्री, और फिर उन्हें अपना विश्वास प्रस्ताव के जरिए अपना विश्वास हासिल करना होता है सदन में। ये थी उच्च स्तर के चुनाव की बात। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो चुनाव चल रही है, पंचायत स्तर का चुनाव, ब्लॉक, नगर निगम अर्थात स्थानीय चुनाव। स्थानीय चुनाव कराने के लिए उस राज्य का निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे अभी बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं तो बिहार निर्वाचन आयोग इस इलेक्शंस को कंडक्ट करा रही है, वही इसका संचालन करती है, निरीक्षण करती है, और एक निष्पक्ष और सहज रूप से चुनाव हो सके इसके लिए वो कार्य करती है, वो जिम्मेदार होती है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमें याद रखने हैं, वो जहां हम लोग कंफ्यूज होते हैं उस पर अब बात करें तो नंबर 1, ऊपर के जो चुनाव होते हैं वो, या जो सदन वगैरह होते हैं वो, जैसे केंद्र लेवल पर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य लेवल पर विधानसभा, विधान परिषद, इनको अगर कार्य से विघटित करने हैं तो ये मुख्यमंत्री के सिफारिश पे राज्यपाल करते हैं। लेकिन निम्न स्तर पे जैसे पंचायत है, अगर पंचायत चुनाव या फिर पंचायत राज जो चल रहा है इसको विघटित करना है तो ये निर्णय राज्य सरकार लेती है, ये राज्य सरकार लेती है।
फिर क्या है, राज्य के जितने भी इलेक्शन से जुड़े मामले हैं वो सारे के सारे राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार मिलकर देखती है। सामान्यतः इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जाता है। अभी बिहार में जैसे इलेक्शंस की राह चल रही है, तो ये इलेक्शंस कितने स्तर पे होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश दी थी। बलवंत राय मेहता जी की एक कमेटी थी जिसने बताया था कि पंचायती राज्य अर्थात निम्न स्तर का राज्य जो है वो कैसे होगा। तो ये बताते हुए इन्होंने इसको 3 पार्ट में बांटा था, अर्थात जो न्यून स्तर का, जो ग्राम पंचायत स्तर का जो कार्य है या स्थानीय स्तर का जो चुनाव है वो 3 स्तर पे होंगे। एक ग्राम स्तर पे, जिसको पंचायत सभा कहा जाएगा, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग्स जो भारत के इलेक्शन को उत्सव में बदल देती है। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग ये देख पाते हैं कि विकेंद्रीकरण करके स्थानीय स्वशासन को 3 स्तर पे ले जाया गया है, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे। अभी इन तीनों स्तर का इलेक्शंस अभी चल रहे हैं। इन तीनों स्तर के इलेक्शंस को राज्य निर्वाचन आयोग कंडक्ट करेगी। अगर कुछ समस्या होती है तो इसके बारे में राज्य सरकार इंटरफेयर करेगी। विधानसभा द्वारा चुने गए एक मुख्य अधिकारी होंगे जो इन सब बातों को निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, अब चर्चा करते हैं न्यायपालिका को लेकर। जैसे केंद्र में भी सर्वोच्च पे सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वैसे हमारे यहाँ भी राज्य में हाई कोर्ट है अर्थात उच्च न्यायालय है। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज कहाँ करेंगे वो देखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? ऑप्शन में रहेगा राज्यपाल, गलत है। उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में राज्यपाल सोचते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, न कि हाई कोर्ट का राज्यपाल करते हैं। इवन सदस्यों की संख्या भी संसद डिसाइड करती है। तो राज्य का जो कार्यपालिका में भी जो ये पीसीएस वगैरह से चुन करके जाते हैं, बीपीएससी वगैरह के सदस्य, अध्यक्ष इत्यादि, तो इनको भी राज्यपाल केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। इनको हटाने का भी, इनको पदस्थ करने का भी जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। न्यायपालिका सर्वोच्च हो गई हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट ही आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कल हम लोगों ने देखा था कि रीट अगर आपको दाखिल करना है तो आप हाई कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं। तो राज्य स्तर के जो बड़े मामले होंगे उसका अंतिम निर्णय राज्य स्तर का हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के भांति ही हाई कोर्ट भी आपको सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी अभिलेख की शक्ति रखती है, अर्थात उनके द्वारा दिए गए डिसीजंस उनके निचले न्यायालयों द्वारा अनुकरणीय होते हैं। कभी जब बहुत ज्यादा वो हो जाती है, बहुत ज्यादा मामले बढ़ जाते हैं, तो फिर कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी बुलाया जाता है मामलों को देखने के लिए। कुछ तदर्थ न्यायाधीश वगैरह का भी क्या कहते हैं उसको प्रावधान है हमारे संविधान में। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब विधायिका की बात हम लोग किए तो एक चीज मिस हो गई। विधानसभा में जो बैठक होगा उसके लिए एक मिनिमम सदस्य का होना आवश्यक होता है। वो है कुल सदस्य का 1/10 हिस्सा, और इसको कहते हैं गणपूर्ति कोरम। अर्थात अगर विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/10 हिस्सा सदस्य भी उस दिन नहीं आए हैं तो ऐसे में उसकी कार्यवाही रोक दी जाती है। फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आई होगी ग्राम पंचायत और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य विधायिका। मैं अगेन एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग संभवतः पहले ऐसे होंगे जो गीता या बाइबल की तरह या कुरान की तरह नैरेट करेंगे संविधान को। और क्योंकि सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए कहा जाता है कि उनके लिए गीता संविधान होता है, तो आप सभी के लिए उसके अक्षरशः नरेशन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। मैं प्लीज आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। इस सीरीज में आप अपने बेस को तैयार कर ले और इस बेस के तुरंत बाद हम लोग ये लेकर के आएंगे कि हम संविधान के सारे महत्वपूर्ण धाराओं को, सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को
ना सिर्फ नरेट करेंगे बल्कि उसके जितने भी अलग अलग आयाम हैं उसके ऊपर डिस्कशन और चर्चा करेंगे, ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। तो आप इस सीरीज के भी किसी वीडियो को मिस मत कीजिएगा अगर आपके पॉलिटी के बेसिक ठीक नहीं है तो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अर्थात कल सेम टाइम पे। और कल के टॉपिक को हम लोग बनाते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग। कल हम लोग मिलेंगे, जो टॉपिक वो होगा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। थैंक यू वेरी मच।